डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, ई गवर्नेंस के इन सभी लाभों को देखते हुए आज अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, चीन आदि देशों सहित विश्व के अधिकांश विकसित और विकासशील देश ई गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं। धीमी गति से ही सही, भारत भी शेष विश्व के साथ कदम ताल करता हुआ ई गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत ने वर्ष 2000 से ही ई गवर्नेंस से संबंधित विषयों पर काम करना आरंभ कर दिया था। इस वर्ष भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार्य संपादन प्रक्रिया से संबंधित कानून को क्रियान्वित किया। इसे आईटी एक्ट 2000 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2003-07 के बीच लागू किए गए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस एक्शन प्लान को मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य ई गवर्नेंस के लिए एक स्थायी धरातल तैयार करना था। 10 नवंबर 2005 में भारत सरकार द्वारा नामक वेबसाइट की शुरुआत की गई। यह वेबसाइट देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ज़रिए किसान, विद्यार्थी, व्यवसायी आदि सहित सभी व्यक्ति अपने काम की सूचना पा सकते हैं। इस वेबसाइट की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रयोक्ता को सर्वप्रथम इस वेबसाइट पर जाकर स्वयं को रजिस्टर कराना होता है। इसके बाद 18 मई 2006 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के प्लान को मंजूरी दी। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य आम जनता को स्थानीय स्तर पर निम्न दरों में सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना था तथा साथ ही सरकारी कामकाज में पारदर्शिता एवं गुणवत्तात्मक सुधार लाना था। हालांकि यह प्लान मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सका। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कदम रखे हैं। उन्होंने इसे लेकर कुछ परियोजनाएं आरंभ की हैं। इनमें भूमि प्रोजेक्ट, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट, स्मार्ट प्रोजेक्ट, सारी प्रोजेक्ट तथा संपर्क प्रोजेक्ट मुख्य हैं। इन सभी परियोजनाओं से इन राज्यों की जनता को काफ़ी लाभ पहुंचा है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने अभी डिजिटल इंडिया नामक प्रोजेक्ट की घोषणा भी की है। मोदी सरकार इसे वर्ष 2019 तक पूरा कर लेना चाहती है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायपालिका आदि सभी मंत्रालयों को ई गवर्नेंस से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। इससे ऐसा लगता है कि वर्ष 2019 तक भारत ई गवर्नेंस के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका होगा। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सुशासन का विकास करना है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाना बहुत सरल है। लेकिन जैसा कि कहा जा चुका है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार को अभी इस दिशा में बहुत काम करना है। इसके लिए उसे इंटरनेट को सर्वसुलभ बनाना होगा तथा साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। अभी भारत में साइबर सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो ई गवर्नेंस के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। ई गवर्नेंस के लिए सबसे
पहली आवश्यक शर्त साइबर सुरक्षा ही है। हालांकि सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की घोषणा करके यह जता दिया कि वह जल्द ही ई गवर्नेंस का सपना साकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने आरंभ कर देगी। अगर सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रतिबद्धता से कार्य करेगी तो निश्चित रूप से वर्ष 2019 तक भारतवर्ष के सभी नागरिकों को ई गवर्नेंस का तोहफा मिल जाएगा। पाई पैरा चेंज। वर्ष 2014 का आरंभ भारतीय जनता के लिए बहुत महत्व का विषय सिद्ध हुआ। आखिरकार तमाम प्रयासों के बाद 1 जनवरी 2014 को भारत को जन लोकपाल मिल गया। इस दिन जन लोकपाल विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति देकर इसे कानून बना दिया। इस बहुप्रतीक्षित विधेयक के पारित होने पर भ्रष्टाचार से परेशान जनता ने राहत की सांस ली है। दरअसल एक लंबे समय से भारत में जन लोकपाल कानून की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। यह स्पष्ट है कि आज़ादी के बाद हमने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन समय के साथ भ्रष्टाचार के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी भी सामने आई है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की जड़ें किस हद तक गहरी हो चुकी हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण वर्ष 2013 है। इस वर्ष को यदि घोटाला वर्ष कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा, क्योंकि इस वर्ष कोल घोटाले सहित कई छोटे बड़े घोटालों की जानकारी सामने आई। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार सूचकांक 2013 में भारत को 117 देशों की सूची में 94वां स्थान मिला है। लेकिन अन्ना हजारे जैसे भ्रष्टाचार विरोधी नेताओं का समर्थन करके भारतीय जनता ने यह बखूबी जता दिया है कि अब वह भ्रष्टाचार को और सहने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार के प्रति जनता के आक्रोश को इस नारे के माध्यम से जाना जा सकता है। पाई पैरा चेंज। अन्ना हजारे, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश, अरविंद केजरीवाल आदि भ्रष्टाचार विरोधी नेताओं की अगुवाई में जनता के दबाव को देखते हुए अंततः 18 दिसंबर 2013 को लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक संसद में पारित हो गया। हालांकि इस बिल को कानून का रूप देने में काफ़ी वक्त लगा और बहुत सारे समाज सेवकों ने इस कानून को बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जन लोकपाल विधेयक में प्रयुक्त हुआ शब्द लोकपाल मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। इसमें लोक का अर्थ है लोक और पाल का अर्थ है संरक्षक। इस प्रकार लोकपाल का अर्थ हुआ लोगों का संरक्षक। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग सांसद LM सिंघवी द्वारा किया गया था। पहला जन लोकपाल बिल वर्ष 1968 में शांति भूषण द्वारा पेश किया गया था और चौथी लोकसभा ने वर्ष 1969 में इसे पारित भी कर दिया था, लेकिन इस बिल को राज्यसभा में स्वीकृति नहीं मिल पाई। इसके बाद वर्ष 1971, 1977, 1985, 1989, 1996 और 2001 में इस बिल को संसद में पेश किया गया, लेकिन विभिन्न राजनीतिक कारणों से यह पारित न हो सका। इस बिल को संसद में पारित होने में जितनी देर हो रही थी, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनता का गुस्सा उतना ही बढ़ रहा था। सरकार पर जन लोकपाल विधेयक को पारित करने का दबाव बनाने हेतु वर्ष 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अनशन किया। उनके इस
आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिला तब लोकसभा में तो यह बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में फिर से अटक गया और वर्ष 2013 तक इस पर कोई फैसला न लिया जा सका। स्टॉप।